नमस्कार। आज मैं आपके सामने शिक्षा से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय के साथ में उपस्थित हुई हूँ। शिक्षा और शिक्षण, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। हम में से हर एक के मन में ये भ्रांति रहती है कि शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है। अगर हम मोटे अर्थ में देखते हैं तो शिक्षा का मतलब हम सामान्यतः स्कूलिंग से लेते हैं। स्कूलिंग मतलब एक निश्चित आयु पर हमारे घर में जो बच्चे हैं उन्हें विद्यालय भेज दिया जाता है। वो वहां पर एक निश्चित पैटर्न पर एक निश्चित परफॉर्मा में अपनी विद्या पूरी करते हैं, अपना पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर वो उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि हम वृहद रूप में देखें, बड़े रूप में देखें, तो शिक्षा किसी भी चीज में बंधी हुई नहीं है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, सतत, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, अगले ही पल, ध्यान दीजिए कि जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, अगले ही पल वो माँ का दूध पीना सीखता है। ये जो सीखना है वो शिक्षा है। आप जो कुछ कर रहे हैं वो सीखना है। यदि आप कुछ नया कर रहे हैं वो सीखना है। अब इस सीखने का लिए आपका गुरु कोई भी हो सकता है। कोई भी वो व्यक्ति जिससे आप सीखते हैं वो आपका शिक्षक हो सकता है। हाँ, विद्यालय में जाकर और जो हम विधिवत अध्ययन करते हैं वो भी शिक्षा के दायरे में ही आता है, लेकिन वो शिक्षा का संकुचित रूप है। वृहद रूप में शिक्षा, जैसा कि मैंने बताया, आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमने जो आज पढ़ना निश्चित किया है उसमें से शिक्षा महत्वपूर्ण शब्द है। और यह शब्द, क्योंकि ये अंग्रेजी हिंदी में है, माफ कीजिए, क्योंकि ये हिंदी में है तो ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु, धातु अर्थात जो मूल रूप में है, जिसमें किसी का मिक्सचर रूप नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है। तो ये शिक्ष धातु से बना है और इस शिक्ष का मतलब होता है सीखना। और ये एक संस्कृत शब्द है और जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत जननी है हिंदी की, तो ये शिक्षा हिंदी में जाकर हो जाता है। अब जब ये सीखना हमारे लिए शिक्षा है तो इसकी कुछ प्रक्रियाएं भी होती हैं, वो हमें सीखनी होती हैं। जब हम वृहद रूप में लेते हैं तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा सिनेरियो होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र को हम किसी भी औपचारिक रूप में नहीं बांध सकते हैं। लेकिन जब हम विद्यालय शिक्षा अथवा तो उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पर हमें एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करना होता है। जैसे कि हमारा एक वीडियो गेम, कि जिसे हम एक स्टेप करने के बाद दूसरी पर, दूसरी के बाद तीसरी पर, तीसरी के बाद चौथी पर जाते हैं और लास्ट में हम जीत जाते हैं। तो जैसे विद्यालय शिक्षा होती है कि हमने पहले प्री प्राइमरी पढ़ा, फिर उसके बाद में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हुए 10th 12th बोर्ड किया और उसके बाद में हम कॉलेज के लिए चले गए। तो ये हमारी विद्यालय शिक्षा के सोपान है। लेकिन क्या ये इतना ही सीमित है? सिर्फ ये कह देना काफी है? नहीं। वास्तव में शिक्षा और शिक्षण ये एक बहुत बड़ा रूप है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा विषय है। हम जब शिक्षा की बात कर चुके हैं, जिसको हमने सीखना कहा है, अब हम इसके संकुचित रूप में, जहां हम विद्यालय शिक्षा की बात करते हैं, उसके साथ हम शिक्षण को जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस, और प्रोसेस का मतलब, जिसे हम सामान्य भाषा में समझें तो हमें विभिन्न चरणों को पूरा करते हुए उसकी मंजिल को प्राप्त करना होता है, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। तो जब हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो हमें इसके लिए कुछ तत्व चाहिए होंगे, कुछ पार्ट्स चाहिए होंगे, जिससे मिलकर ये प्रक्रिया पूरी होगी। जॉन एडम और जॉन डीवी,
ये दो शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, दो नाम लिखे हैं। ये दोनों नाम उन मनोवैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने इस शिक्षण की प्रक्रिया के ध्रुवों को निर्धारित किया था। जॉन एडम्स कहते थे ये द्विध्रुवीय, और जॉन डीवी कहते थे नहीं, ये 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। इंग्लिश में हम समझ ले इसे बाइपोलर और ट्राइपोलर। इन्होंने जो 2 ध्रुव दिए थे, जॉन डीवी ने इसमें तीसरा ध्रुव जोड़ दिया है। ध्रुव का मतलब 3 अंग इसके, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये तीनों ही आपस में संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। इसके बिना इसकी महत्व नहीं, माफ कीजिए, इसके बिना इसका महत्व नहीं है, इसके बिना इसका महत्व नहीं है, और इसके बिना इसका महत्व नहीं है। लेकिन ये वाइस वर्सा भी है, इसके बिना ये दोनों महत्वहीन है, इसके बिना ये दोनों महत्वहीन है, और इसके बिना ये दोनों महत्वहीन है। तो ये जो 3 पोलर है हम इन्हीं पर चलते हैं, ये जो 3 ध्रुव हैं हम इन्हीं पर चलते हैं। और जॉन डीवी के अनुसार पहला ध्रुव है शिक्षक। ये उन दिनों की बात है जब ऑनलाइन कक्षाएं नहीं हुआ करती थी। तो जब ऑनलाइन कक्षाओं में टीचर ही है और छात्र नहीं है तो किसे पढ़ाया जाएगा। तब शायद हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षकों ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि टीचर बिना विद्यार्थियों के, बिना कक्षा के कैमरा के सामने पढ़ाएगा। और आज जब हम ये फलीभूत होते देखते हैं तो शायद हम कह सकते हैं कि इनमें से इस पोलर को हटा देना चाहिए। लेकिन पुराने जमाने के हिसाब से हम चलते हैं तो हमारे पास में जो महत्वपूर्ण दूसरा ध्रुव है वो है शिक्षार्थी या विद्यार्थी, जो आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला ध्रुव शिक्षक, दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी, और तीसरा ध्रुव है शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम जिसे हम कहते हैं, जो कुछ पढ़ाया जाना है। अब हम इन ऑनलाइन क्लासेस से पुराने समय में जाकर ये सोचें कि जब पाठ्यक्रम ही नहीं है तो शिक्षक और शिक्षार्थी क्या बैठकर आपसी बातें करेंगे, अथवा तो शिक्षार्थी के अभाव में शिक्षक पाठ्यक्रम किसे पढ़ाने जा रहा है। और तीसरी कल्पना ये कि शिक्षार्थी बैठा है, पाठ्यक्रम भी है, लेकिन उसे पढ़ाए कौन। तो ये 3 ध्रुव हैं, ये आसानी से समझ में आने वाले बात है। और जब ये तीनों ध्रुव अपना अपना काम करते हैं, जब ये तीनों ध्रुव अपनी अपनी जगह पर स्थिर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तब ये शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया मात्र शिक्षक के कक्षा में खड़े रह जाने, शिक्षार्थी के बैठे होने और किताब के हाथ में होने से नहीं होती है, क्योंकि यह सिवाय इसके भी, इन तीनों के भी जो इनके अंतर्निहित गुण हैं उन पर आधारित है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की शिक्षक के रूप में कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकती जिसके पास में पढ़ाने का तरीका नहीं हो। उसी तरह से मैं एक ऐसे शिक्षार्थी की कल्पना भी नहीं कर सकती जिसमें पढ़ने का जज्बा नहीं हो, और मेरे लिए ऐसा पाठ्यक्रम भी किसी काम का नहीं जो मुझे कुछ नवीन ज्ञान दे सके। तो ये तीनों जब अपने अपने क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता लिए हुए होंगे, तभी हम इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पूर्ण हुआ मानेंगे और गुणवत्ता पूर्ण हुआ मानेंगे। जिसमें गुणवत्ता होगी उस तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इन तीनों का गुणवत्ता पूर्ण होना अत्यावश्यक है। ये तीनों जब अपने सर्वोत्तम चरम पर होंगे तभी हमें जो प्राप्त होगा वह परिपूर्ण रूप से, संपुटित रूप से एक अच्छा मटेरियल होगा, एक अच्छा
तत्व प्राप्त होगा। अब क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, एक ऐसे पेशे से जुड़े हैं जहाँ पे हमारे लिए शिक्षार्थी सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हमें अपना सर्वोत्तम अपने शिक्षार्थी को देना है, जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारा शिक्षार्थी सभी गुणों से परिपूर्ण हो। तो इसके लिए प्रथम आवश्यकता ये है कि हमारा शिक्षक परिपूर्ण हो। हमारा शिक्षक ये समझे कि शिक्षण क्या है, हमारा शिक्षक ये समझे कि पाठ्यक्रम क्या है, हमारा शिक्षक ये समझे कि शिक्षार्थी क्या है। ये टीचर्स ट्रेनिंग का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो सारा इसी पर आधारित है कि हम लोग किस तरह से अपने विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से और शैक्षिक रूप से समृद्ध करें कि वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक सिद्ध हो सके। शिक्षक और अच्छा शिक्षक बनने के क्रम में हम सबसे पहले शिक्षण कौशलों की तरफ चलते हैं। शिक्षण कौशल की तरफ, यह एक बहुत सामान्य सा विषय है और हम जब ट्रेनिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले यही शीर्षक पढ़ाया जाता है, शिक्षण कौशल। देखिए, कौशल शब्द में वापस आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह शिक्षण की बात हमने समझी उसी तरह हम कौशल शब्द के बारे में ध्यान दें कि कौशल शब्द कुशलता से बना है और ये तब की बात है जब कुशलता का अर्थ हम अपने हाथों की कारीगरी से लेते थे। जब एक कुम्हार घड़े को बनाता है, जब एक टेलर कपड़ा सिलता है, जब एक बागबान अपने बाग में बहुत अच्छा सा पौधा लगाता है और वो श्योर होता है कि ये पौधा इतनी देर में बड़ा हो जाएगा, इतने दिन में फल देने लगेगा और इसको इतनी धूप चाहिए, इतनी गर्मी चाहिए, इतनी नरमी चाहिए। उसी तरह से जैसे एक टेलर को पता है कि इतने कपड़े में ये वाला चीज सिल जाएगी, उसी तरह से जैसे कुम्हार को पता है कि इस मिट्टी की खासियत कैसी है, उससे मैं किस तरह का घड़ा बना पाऊंगा, मुझे इतना बड़ा घड़ा बनाने के लिए कितनी मिट्टी चाहिए और कैसी मिट्टी चाहिए। ये सब चीजें तभी संभव होती हैं जब उस कुम्हार में, उस टेलर में, उस बागवान में कुशलता होती है। तो ये हमारा शिक्षक अगर इतनी कुशलता के साथ में अपने शिक्षकों, अपने शिक्षार्थियों को तैयार करेगा, तब जो पौध होगी, तब जो फसल होगी, वो हमारे देश का नाम विश्व में रोशन करेगी। तो सबसे पहले हमें शिक्षक को कुशल बनाना है। अब इस कुशलता के लिए हम पहले तो ये चिंतन और मनन करें कि जब शिक्षक कक्षा में जाए तब उसे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आनी चाहिए। सबसे पहले उसे श्यामपट्ट पर कार्य करना आना चाहिए। एक शिक्षक वो होता है जिसे ब्लैक बोर्ड पर काम करना आना चाहिए, जिसे हम श्यामपट्ट हिंदी में कहते हैं। श्यामपट्ट पर शिक्षक लिख रहा है, उसे यह एहसास नहीं है कि इसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है। तो जब तक उस श्यामपट्ट की महत्व माफ कीजिए, श्यामपट्ट का महत्व नहीं समझेगा और उस पर काम करने का सलीका नहीं समझेगा, तब तक वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। दूसरा, हम उसे बात करते हैं किसी भी चीज पर, किसी भी विषय पर छात्रों से प्रश्न पूछने का सलीका। प्रश्न कैसे पूछे जाने चाहिए, किस तरह से पूछे जाने चाहिए और क्यों पूछे जाने चाहिए। तीसरा, उसे ये आना चाहिए कि जब भी छात्र कक्षा में बैठे हैं तो उनके उद्दीपन परिवर्तन में कौन सी चीजें सहायक होती हैं। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मैं किसी भी तरह की स्थितियों में बदलाव किए बिना अपने शिक्षार्थियों से संप्रेषण करती हूं तो वह एक प्रभावी शिक्षण के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता है। तो इस पर हम और चर्चा, विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हम एक अन्य शिक्षण कौशल की बात करते हैं और उसे कहते हैं सहायक सामग्री कौशल। सहायक सामग्री कौशल, ये सहायक सामग्री कौशल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसका ताजा तरीन उदाहरण है कि इस लॉकडाउन में जब हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूशन में जाने में सक्षम नहीं है, तब हमें ये एक सामग्री दे दी गई है।
हर एक टीचर ने, हर एक इंस्टीट्यूशन ने लिंक दे दिया है, इस ऑनलाइन वीडियो को देखिए और अपने इस चैप्टर को तैयार कीजिए। ये ऑनलाइन वीडियो सहायक सामग्री है। ठीक वैसे ही जैसे जब पाचन तंत्र पढ़ाने के लिए कक्षा में टीचर एक चार्ट का सहारा लेता है, ठीक वैसे ही जैसे आंख की बाहरी संरचना या कान की बाहरी संरचना पढ़ाने के लिए टीचर खुद कहता है देखिए ये कान का आकार ऐसा होता है, ठीक वैसे ही जैसे पत्ती की संरचना पढ़ाने के लिए अपने बगीचे में से टीचर पत्ती तोड़ कर लाता है और कहता है देखो बच्चों इसका रंग ऐसा है, इस पर ये भाग है, इस पेड़ की पत्ती है ये। तो ये वो सामग्री जो आपके शिक्षण को आसान बनाए। ध्यान रखिए, इसका महत्व शिक्षार्थियों के लिए है, शिक्षकों के लिए नहीं, क्योंकि शिक्षक को तो वैसे ही सब कुछ पता है। शिक्षार्थियों को आसानी से उस महत्वपूर्ण शीर्षक का ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान देने के लिए सहायक सामग्री कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। और आप समझ ही गए होंगे कि ये ऑनलाइन कक्षाएं इसका सबसे अच्छा ताजा तरीन उदाहरण है। वैसे तो बहुत सारे कौशल हैं, लेकिन कुछ कौशल यहां पर बता दिए जाने जरूरी हैं। उदाहरण कौशल। उदाहरण कौशल का मतलब ये है कि जो अभी तुरंत मैंने इस सहायक सामग्री कौशल में दिया आपको, जैसे लॉकडाउन हो रहा है, हम ऑनलाइन जो सामग्री दे रहे हैं वो सहायक सामग्री है। ये उदाहरण यदि मैं आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देती तो शायद ये उदाहरण कौशल पूरा नहीं हो पाता। ये संभव सिर्फ इसलिए हुआ है कि उदाहरण कौशल में यदि शिक्षक भली भांति उससे परिचित है उदाहरण कौशल से, तो वो ससमय उसी समय त्वरित अपने शिक्षार्थियों को उदाहरण दे देकर समझा सकेगा। आप समझ रहे हैं ना? मैं याद दिला दूं कि सहायक सामग्री में ऑनलाइन क्लासेस का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया था ताकि आप उदाहरण कौशल की महत्व को समझ पाएं। जो महत्वपूर्ण अगला कौशल है वो है व्याख्या कौशल। आप यदि महाविद्यालय के छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आपको व्याख्या करनी आनी चाहिए, और यदि आप किसी विद्यालय में छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आपको कितनी व्याख्या करनी है ऐसा आना चाहिए। कल्पना कीजिए कि 40 मिनट से छठी कक्षा का बच्चा बैठा है और आप सिर्फ व्याख्या किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो बैक बेंचर्स हैं वो शैतानी करेंगे और आगे वाले या तो सोएंगे या आपके मुलाहिजे से चुप बैठे रहेंगे। तो ये व्याख्या हमें करनी आनी चाहिए, ये एक कौशल है, ये शिक्षक को पता होना चाहिए किस स्तर के शिक्षकों को कितनी व्याख्या चाहिए और उसके विभिन्न घटक क्या होते हैं। सातवां महत्वपूर्ण कौशल है वो है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल, पुनर्बलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। जब छात्र आपकी कक्षा में बैठे हैं और उन्होंने कोई भी सही अथवा गलत दोनों स्थितियों में हमें उन्हें पुनर्बलन देना है। सही उत्तर अथवा गलत उत्तर, साथ ही याद रखिए सही क्रिया प्रतिक्रिया अथवा गलत क्रिया प्रतिक्रिया, क्योंकि यहां पर शिक्षक का ही दायित्व है कि वो उसे सही और गलत का निर्णय करना सिखाए, का अंतर करना सिखाए। वो ये सिखाए कि ये जो तुम ऐसे एकदम से बिना कहे कक्षा से बाहर जा रहे हो ये गलत है, और ये जो तुम यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो वो गलत है। ये बात थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है कि छात्र पर शिक्षक कम से कम ध्यान देते हैं। वो सिर्फ या तो अपना कोर्स करवाते हैं या अपना समय निकालते हैं। वो शिक्षक ये नहीं कहते हैं कि ये नैतिकता नहीं है, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं करो, ये संस्कार हैं, और क्योंकि ये शिक्षकों का दायित्व है वो नहीं करते हैं, तो आज के हमारे समाज में, आज हमारे देश में मूल्यों की जो कमी पाई जा रही है वो इसीलिए पाई जा रही है। हम जब छोटे छोटे थे, याद कीजिए कि हमारी उम्र के लोग जब छोटे छोटे थे, जब वो कक्षा में बैठे होते थे तब उन्हें आज्ञा लेनी होती थी पानी पीने जाने के लिए। आजकल के विद्यार्थी, कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है और अपनी बोतल खोल के और पानी पी रहे हैं, उसके लिए क्या यह संभव नहीं है कि वो 2 मिनट या आधा घंटा अपनी प्यास को रोक सके? लेकिन शिक्षक के लिए तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। शिक्षकों का ध्यान भ्रम हो जाता है
क्योंकि उसको देखकर पास वाला भी मांगेगा, उसके पास वाला भी मांगेगा। तो ये मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप थोड़े से संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, उन्हें सही और गलत में भेद करना सिखाइए, लेकिन उस समय ध्यान रखिए अपने पुनर्बलन कौशल का, क्योंकि छात्र की मनोवैज्ञानिक स्थितियों को समझे बिना आप पुनर्बलन नहीं दे सकते। उदाहरण लीजिए, अगर एक नवी कक्षा के विद्यार्थी को आप पूछते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है अथवा हमारे महाद्वीप का नाम क्या है, और वो छात्र कहता है भारत मेरे देश का नाम है और मेरे महाद्वीप का नाम, हमारे महाद्वीप का नाम एशिया है। आप उसे वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ, ऐसा कहने की बजाय हम उसे ठीक। लेकिन अगर यही उत्तर कक्षा चौथी का विद्यार्थी देता है, तब यही पुनर्बलन उसके लिए काम आएगा। कारण स्पष्ट है कि छोटा बालक बड़ा उत्तर दे रहा है और बड़ा बालक वही उत्तर दे रहा है जो उससे अपेक्षित है। ये भेद कौन करेगा? शिक्षक। ये समझेगा कि कितने पुनर्बलन की कब आवश्यकता है। उसे छोटी सी गलती पर टोकिए, बड़ी गलती पर उस हिसाब से टोकिए, लेकिन पिटाई नहीं कीजिए। तो ये पुनर्बलन है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, और शिक्षक को डिसाइड करना होता है कि कौन से प्रकार का पुनर्बलन किस वक्त दिया जाना है। 8वां महत्वपूर्ण पाठ, समापन कौशल। पाठ को समाप्त करना। अब ये वो जमाने नहीं रहे जब टीचर 5 मिनट का इंतजार करता था कि अब बेल लगने वाली है, घंटी लगी और कक्षा से बाहर जिस स्थिति में है वहीं से बाहर। तो रमेश कल घर रवाना, ऐसा नहीं चलेगा। उसको वहां पर खत्म करना पड़ेगा ताकि आज तक का जो पढ़ाया है वो बालक को याद रहे। जैसे हम कंप्यूटर से उठने के पहले कंट्रोल एस कर देते हैं, हम जैसे सेव कर देते हैं उसको, सारे मैटर को, उस मैटर को बालक की मेमोरी में सेव करना पड़ेगा, तब हम उस पाठ को समाप्त हुआ मानेंगे। भले वो आज का आधा छूटा है, आज हमारे पास में समय नहीं है, वो पाठ आधा है, कल हमें फिर पढ़ाना है, लेकिन आज तो हमें पाठ समाप्त करना है, उसके पहले कंट्रोल एस करना पड़ेगा। और ये सबसे नवा जो मैं सबसे अंत में पढ़ा रही हूं, लेकिन सबसे पहला है और सबसे महत्वपूर्ण है। पहला इस मामले में है प्रस्तावना कौशल। सबसे पहला है, ये पहला इस मामले में है कि जब शिक्षक अपनी कक्षा में जाता है तो वो सबसे पहले प्रस्तावना करता है, वो सबसे पहले प्रस्तावना करता है। ये वही प्रस्तावना है जो हमारे संविधान में लिखी हुई है। वो पूरी लाइंस अगर हम पढ़ लेते हैं तो अंदर जितना है वो सब क्लियर हो जाता है। तो ये वही प्रस्तावना है जब हम अपनी कक्षा में जाते हैं और अपने बच्चों को उन पहले 5 मिनट में जितना परोसते हैं वो बाकी के 25 मिनट की या 35 मिनट की या 45 मिनट की भूमिका बांध देता है, और वहीं पे बच्चे आपके होके रह जाते हैं अथवा तो आपसे दूर हो जाते हैं। 2 तरीके हैं, या तो आप अपने को बच्चों को अपना बना लीजिए या छोड़ दीजिए। प्रस्तावना सबसे पहले की जाती है कक्षा में घुसते ही, और आप जानते हैं कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन। अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से शुरू कर लेते हैं, तो वो आधा हुआ समझिए। वेल बिगनिंग इज हाफ डन। किसी भी काम को बहुत अच्छे से शुरू करना उसका आधा हो जाने के बराबर है। तो ये प्रस्तावना अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली तो मान लीजिए कि बाकी के 25 या 35 मिनट छात्र आपका ही है। इसके कई सारे तरीके हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आप चार्ट के द्वारा, आप चित्र के द्वारा, आप प्रेजेंटेशन के द्वारा, आप कैसे भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको बहुत प्रभावी और अच्छा बनाना है। ये सारे कौशल हैं, इसके सिवा और बहुत सारे कौशल हैं, लेकिन समय की सीमा है, तो आज हम इतने ही कौशल पढ़ते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो हम बाकी के कौशलों पर भी एक वीडियो बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगली हमारी वीडियो शिक्षण कौशलों से आगे बढ़कर शिक्षण विधियों की तरफ जाने वाली है। तो बने रहिए इस चैनल पर और देखते रहिए शिक्षा और शिक्षण के विभिन्न आयाम। धन्यवाद।